साइंस एंड फन 9th एंड 10th। तो आज का चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो वी विल रिवाइज इट और फटाफट से इसका रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। और मैं तो आप लोगों को लाइव क्लासेस में इसके क्वेश्चंस करवाते ही हूँ। अभी तक हम लोगों का कौन कौन सा चैप्टर हो गया रिवीजन में? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड लाइफ प्रोसेसेस। 3 चैप्टर्स हो गए हैं, 2 चैप्टर बचा है, ये चौथा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और उसके बाद मैं एक लेक्चर आपका आर एनवायरमेंट पे भी ले लूंगी। आपके सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स रिवीजन हो जाएंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। चलो, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल, एसेक्सुअल मोड कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म इसका फॉलो होता है, कहाँ कहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, कितने टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, एंड एवरीथिंग। रिप्रोडक्शन क्यों करना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो। टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल जो सिमिलर होंगे एक दूसरे से, और ताकि उनकी जो रेस है, उनकी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू हो सके इस धरती पर। दैट इज व्हाई पीपल रिप्रोड्यूस और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इट इज अ ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑल्सो, क्योंकि पेरेंट्स से सारे इंफॉर्मेशन, सारी हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसफर होंगी टू द ऑफस्प्रिंग, और फिर उस ऑफस्प्रिंग के पूरे लाइफ टाइम में जितना भी कैरेक्टर उसने अक्वायर किया होगा वो भी ट्रांसफर होगी टू देयर ओन ऑफस्प्रिंग्स एंड सो ऑन। तो ये इन्वॉल्व करता है कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल। अब डीएनए कॉपी जो है वो इज नॉट अ फुल प्रूफ एक्सरसाइज, इवन माइन्यूट चेंजेस ब्रिंग अबाउट वेरिएशन। तो इसीलिए कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कम वेरिएशन होता है, लेकिन कम क्या, बहुत माइनर सा वेरिएशन होता है या नहीं भी होता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाईएस्ट वेरिएशन देखने को मिलता है। बिकॉज 2 अलग अलग इंडिविजुअल की जब डीएनए कॉपिंग हो रही है एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर, तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे ही, एंड दैट चेंज विल लीड टू द वेरिएशन और द डिफरेंसेस बिटवीन देयर पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। यूजफुल वेरिएशन रिटेन हो जाते हैं और हार्मफुल वेरिएशन जो है वो दैट डज नॉट गो बियॉन्ड। वेरिएशन हेल्प करता है स्पीशीज को टू विथस्टैंड ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस, टू सेव द स्पीशीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड टू प्रमोट इट सर्वाइवल फॉर अ लॉन्गर टाइम, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सके, वो इवॉल्व कर सके, वो किसी भी तरह के सिचुएशन से टैकल कर सके। और ये इनबिल्ट टेंडेंसी होती है कि ये इवोल्यूशन का बेसिस होता है। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप्स होंगे? बेसिक टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम फिर से फर्दर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग ये देखने को मिलेगा, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दोनों में देखने को मिलते हैं, बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग कि प्लांट्स एनिमल्स में सिर्फ एनिमल्स, नॉट द वर्म्स एंड ऑल। एनिमल किंगडम के अंदर जो पूरा का पूरा वो एनिमल का स्पीशी आ जाता है अबव दिस हायरार्की, वो सारे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए नजर आएंगे। तो इस चैप्टर में हम प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ये देखने वाले हैं। एनिमल्स में यानी कि ह्यूमन बींग्स में हम अपना एग्जाम्पल इस चैप्टर में कंसिडर करेंगे। तो ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये भी देखेंगे। उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं और उन ऑर्गन्स का क्या फंक्शन होता है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीटेड होते हैं, एवरीथिंग वी विल सी इन दिस लेक्चर। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सबको पता है कि सिंगल पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट होता है और किसी भी तरह का फ्यूजन या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट नहीं होता। गैमीट्स ही नहीं बन रहे हैं तो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना। मेन तो गैमीट का ही सारा खेल होता है। So the young ones formed are almost identical to each other as well as the parent cell, almost identical. So there is a difference between being identical and being similar. Identical जैसे कि ट्विंस होते हैं, बिल्कुल हूबहू एक दूसरे की तरह देखने वाले, तो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, समझ लो उसी ने खुद की जेरोक्स कॉपी कर दी है, तो खुद की ही जेरोक्स कॉपी करेगा तो ऑब्वियसली उसका जो बच्चा होगा वो उसी की तरह दिखने में होगा। वेराज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते, दे आर सिमिलर, वो दिखने में थोड़े बहुत अपने पेरेंट की तरह होते हैं बट ड्यू टू वेरिएशन वो थोड़े बहुत ही सिमिलर होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तभी होता है जब फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारा खाना होता है, बहुत सारा खाना होगा तभी उनका जो रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। सो इट इज अ फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कुछ करना है नहीं, खुद की ही जेरोक्स कॉपी कर लेनी है, तो ऑब्वियसली ये फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। सो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, फिजन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन है। यू विल लर्न एवरीथिंग आफ्टर दिस स्लाइड। सो सबसे पहले बाइनरी फिजन अगर देखा जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब सेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो स्प्लिट कर जाता है दो इक्वल पार्ट्स में, या फिर दो या उससे ज्यादा पार्ट्स में, पर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। So the organisms such as amoeba split can be taken place in any plane, मतलब कि किसी भी XYZ किसी भी प्लेन में ये स्प्लिटिंग हो सकती है। लेकिन लिशमानिया में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्प्लिटिंग होती है और वहां पे विप लाइक फ्लैजिला होने की वजह से एक डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है इन विथ रिलेशन टू फ्लैजिलम। Seen in bacteria, protozoa like amoeba and paramecium. In this first pseudopodia withdrawn, सबसे पहले क्या होता है, pseudopodia withdraw कर लिया जाता है, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस जो है पेरेंट सेल का वो डिवाइड करेगा और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, रिजल्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। और ये हाईली फेवरेबल कंडीशंस में ही होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले इसके साथ क्या हुआ, इसका सूडोपोडिया चला गया। ऐसा तो ये बैकग्राउंड नहीं है, ब्लैक है तो आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा। तो सबसे पहले ना इसके सूडोपोडिया जो भी होते हैं वो निकाल हट जाते हैं खुद से। तो उसके बाद इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है वो खुद से डिवाइड करना शुरू करता है। डिवाइड हो गया तो उसके बाद फरो क्रिएट होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड अल्टीमेटली 2 इक्वल डॉटर सेल्स में ये सेल डिवाइड हो जाएगा। क्या हो गया अचानक से, एक सेकेंड बच्चों। हेलो हेलो, ओके, बैटरी वगैरह तो है ना, हाँ जी सब कुछ है। चलिए तो अगले पे चलते हैं। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन किस में हो रहा है, प्लाज्मोडियम में हो रहा है, एक तरह का मलेरियल पैरासाइट है और ये अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर अपने सेल के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है, एक थिक रेजिस्टेंट वॉल हो जाती है और इसी वॉल के अंदर, इसी सिस्ट के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड करके बहुत सारे प्लाज्मोडिया बना चुका होता है और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है और बहुत सारे प्लाज्मोडियम जो है वो रिलीज हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस पिक्चर डिपिक्टेड। तो ये इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी मल्टीपल फिजन में। देखो कैसे यहाँ पे प्लाज्मोडियम में शाइजोन स्टेज है, उसके बाद डॉटर न्यूक्लियाइज बन रहे हैं उसी सिस्ट के अंदर एंड देन वो रप्चर कर रहा है साइजोन की वॉल को जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं और सारे मीडोसाइट्स जो है रिलीज कर जाते हैं। अगले पे चलते हैं हम लोग, बडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बडिंग किसमें देखा जा रहा है, ईस्ट में देखा जा रहा है। तो जो पेरेंट ईस्ट है वो डेवलप करता है एक छोटा सा बड, एक छोटा सा प्रोट्रूशन अपनी बॉडी के आउट ग्रोथ की तरह, और जब न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का वो डिवाइड करके उसमें मूव कर जाता है, उस प्रोट्रूशन में, उस छोटे से बड में मूव कर जाता है उसके पेरेंट का सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, एक 2 न्यूक्लियस हो गए, एक से डिवाइड हुआ 2, तो एक उस पेरेंट सेल में रहेगा और दूसरा जो है मूव कर जाएगा उस बड में, छोटा सा जो आउटग्रोथ निकल रहा है, और फिर वो बिगर साइज में हो जाएगा, फाइनली सेपरेट कर जाएगा अपने पेरेंट सेल से एंड इट विल लीड टू एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो अपना खुद का एक ईस्ट ऑर्गेनिज्म हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा हाई फेवरेबल कंडीशन में होती है, चेन ऑफ बर्ड्स फॉर्म कर जाते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। फ्रैगमेंटेशन स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है, एक फिलामेंट जो है स्पायरोगायरा का सिंपली ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में आफ्टर द मैच्योरेशन। अब यही पीसेस न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं और ये भी फेवरेबल कंडीशन में ही हो सकता है
विथ टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है विच हैव अ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्पाइरोगाइरा। और इसके पास फिलामेंटस बॉडी होती है। ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट शो सेल बाय सेल डिवीजन एज सेल्स फॉर्म टिश्यूज व्हिच फॉर्म ऑर्गन्स। तो ये ऑर्गन्स जो है ये डेफिनेट पोजीशन पे प्लेस होते हैं इन द बॉडी। दे नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिकली आप लोगों का बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि मैम फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच का डिफरेंस समझा दो। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो फ्रैगमेंटेशन में मैच्योरेशन के बाद ऑटोमेटिकली फिलामेंट्स जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली ब्रेक होके बहुत सारे पीसेस में टूट के निकल रहे हैं और वो सारे पीसेस फिर एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो कर रहा है। रीजनरेशन इज सिंपली जस्ट आउट ऑफ दिस, ये है ही, इससे थोड़ा सा भी मिलता जुलता नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आप लोगों को ये सिमिलर लग रहा है और आप डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द एबिलिटी of give rise to new organism when the individual is cut or broken into many pieces. It can be seen in Hydra, Planaria and is known as regeneration. ये बेसिकली कब होता है, मान लो कि बॉडी है, बॉडी कट हो गई दो पीसेस में, तो ये वाला पीस भी पूरी बॉडी रीजनरेट कर सकता है, ये वाला पीस भी पूरी बॉडी रीजनरेट कर सकता है। पर इसे ना रीजनरेशन को एक बेसिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं बोला जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्लेनेरिया या हाइड्रा की बॉडी अपने आप में कट हो, ठीक है, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से कट हो। अगर पूरी लाइफ टाइम उस ऑर्गेनिज्म की कोई भी बॉडी का पार्ट कट नहीं होता है, देन इट विल नॉट बी एबल टू रीजनरेट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, राइट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वो वैसा ही रह जाएगा और वो फिर अल्टीमेटली मर जाएगा। सो दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन क्योंकि एक छोटा सा बॉडी पार्ट भी खुद को रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी है उस चीज के अंदर, तो इसे भी इंक्लूड कर लिया गया है एज अ फॉर्म ऑफ मोड ऑफ asexual reproduction. Fragmentation is completely different and regeneration is completely different on its own. यहाँ पे accidentally body cut हो जाती है तो जो जो टुकड़े होते हैं बॉडी के वो ग्रो कर जाते हैं। वहां पे मैच्योरिटी के बाद ऑटोमेटिकली फिलामेंट्स जो है छोटे छोटे पीसेस में टूट के निकल जाते हैं, तो टूटने के बाद वो सारे पीसेस ग्रो करते हैं टू न्यू इंडिविजुअल। सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ठीक है? कुछ ऑर्गेनिज्म के पास हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है ना? चलो, सो बडिंग इट इज सीन इन हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा डेवलप करता है बर्ड एट इट्स लोअर एंड और फिर ये ग्रो करते हैं साइज में, फाइनली ब्रेक कर जाते हैं टू लिव इंडिपेंडेंटली। वेरी इजी, राइट? चलिए अगला है स्पोर फॉर्मेशन। सम बैक्टीरिया एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स मेक स्पोर्स। ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसे हम स्पोरेंजियम बोलते हैं और इसी स्पोरेंजियम में डेवलप करता है फंगल हाइफी। सॉरी, इस हाइफी से ही डेवलप करता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बेसिकली कुछ नहीं, स्पोर्स का घर होता है। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स ही जब सीड में या मॉइस्चर में चले जाएंगे तो वो जर्मिनेट करके एक न्यू पूरा का पूरा फंगल प्लांट बना लेंगे। सो Sporangia contains spores that eventually develop into new individual. Obviously अभी just मैंने बताया, तो it is covered by thick wall that protect them until they come in contact with moist surface. फंगस को हमेशा मॉइस्चर चाहिए होती है ग्रो करने के लिए और एक सबस्ट्रेटम चाहिए होता है जहां से वो ग्रो कर सके, जहां से वो उसका बेस जो है वो उसकी बुनियाद बन सके, ठीक है? राइजोपस की बॉडी बनी होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जिसे हम हाइफी बोलते हैं, और the erect hyphae bears sporangia inside which reproductive structure called spores are formed. Spores asexually reproducing bodies होती है जिसमें thick protective wall होता है और under favorable conditions they tide over the एक second, they are produced during unfavorable times and have to tide over the unfavorable environmental conditions. तो जब स्पोर फॉल होते हैं सूटेबल मीडियम में तो फिर हर एक स्पोर एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड, है ना? इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड इज अ सरकाज़म, डोंट टेक इट सीरियसली। ये सच में बहुत इजी है और आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ लो कि फंगस जो है वो बहुत सारे हाइफा से बना हुआ है, हाइफल यूनिट से। हम हर एक हाइफा में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, वो नॉब लाइक
स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्पोरेंजिया। उस स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे दाने, जैसे पोलन ग्रेन्स है ना, समझ लो वैसे ही स्पोर्स होते हैं। अब पोलन ग्रेन की तरह जब स्पोर्स जो है जब उड़ेंगे इन्वायरमेंट में, कहीं पर भी चले जाएंगे, इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे, तो जहां पर भी उसको सबस्ट्रेटम, एक जगह, एक सरफेस मिलता है, और जहां पर भी उसको मॉइस्चर मिलता है, वहां पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, तो वो स्पोर्स जो है जर्मिनेट करके पूरा का पूरा एक हाइपल प्लांट बना लेंगे। वेरी इजी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखो, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट, स्टेम्स और लीव्स। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसमें भी दो टाइप हो जाते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में टिश्यू कल्चर आ जाता है, और नेचुरल में जो नेचुरली उसके वेजिटेटिव पार्ट से वो ग्रो कर रहा है, दैट इज। मिंट रिप्रोड्यूस करते हैं नेचुरली अपने रूट से, शुगर केन, जैस्मीन एंड स्टेम बाय स्टेम्स, और ब्रायोफिलम अपनी लीफ से ग्रो कर रहे हैं। इन ब्रायोफिलम बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस। देखो लीफ मार्जिन में जो ये छोटे छोटे नॉचेस प्रेजेंट है, वहां पर क्या होता है, ये छोटे छोटे नॉचेस गिर जाते हैं जब जमीन पर, मिट्टी में, तो ये एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट डेवलप कर देते हैं, डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, राइट। ये देखो रनर ऑफ मिंट, यहाँ से हर छोटे छोटे ये नोड्स, इंटर नोड से यहाँ पे नए नए ब्रांचेस निकल के आ रहे हैं, पूरा प्लांट ही डेवलप कर रहा है। इंपॉर्टेंस क्या होता है कि इट कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, और अगर इसमें किसी भी प्लांट ने अगर रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी खो दी है, या फिर वायबल सीड्स नहीं है, तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड देन जो फिर सीड होगा उसको हम फर्दर उसे प्रोपगेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्शुअल मोड फॉलो नहीं किया जा रहा है। सीडलेस वैरायटी भी फिर से ऑब्टेन की जा सकती है। The property of vegetative propagation is used in horticulture in developing methods like layering, grafting to grow many plants like sugarcane, roses और grapes। तो यहाँ पे आप बहुत सारे टाइप्स देख सकते हो, राइजोम, कॉम, बल्ब, ट्यूबर, राइट। तो ये सारे मोड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। टिश्यू कल्चर बेसिकली आर्टिफिशियल टेक्निक होती है जिसमें हम नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं एक सेल या फिर टिश्यू से, जब हम उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं, यानी कि एसेप्टिक कंडीशन, मतलब कि बिल्कुल भी स्टेराइल कंडीशन, वहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जो सेल और टिश्यू प्लेस किए जाते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, वहां पर मास ऑफ सेल्स ग्रो हो जाते हैं। मास ऑफ सेल्स कैसे? सेल डिवीजन से ना, सेल डिवीजन होता चला जा रहा है क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट मीडियम मिल रहा है, तो सेल डिवीजन होते होते एक मास ऑफ सेल बन जाता है उस पेट्री डिश में, ठीक है, उस जगह पे, तो उसे हम कैलस बोलते हैं। अब वही कैलस को ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में, जहां पे डिफरेंशिएट करके वो नया प्लांट बना देता है। अगला चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का बेसिकली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखा जाता है और ह्यूमन बींग्स में भी देखा जाता है। हम बेसिकली इस चैप्टर में प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को ही स्टडी करने वाले हैं, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस, यानी कि दो अलग अलग जेंडर के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल ऑर्गेनिज्म के पास मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे और वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि स्पर्म्स, और फीमेल जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उनके पास होंगे और वो फीमेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करेगी, दैट इज ओवा या एग। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म अ जाइगोट, और फिर वो जाइगोट जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कैसे माइटोसिस होने के बाद पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन में बेसिकली पॉलन ग्रेन जो है वो फ्यूज कर जाता है एग सेल के साथ और एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। फाइन, चलिए अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इट इन्वॉल्व्स डीएनए एज वेल एज सेलुलर apparatus ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग। डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल के मिक्स होके कैरेक्टर्स एक ही बच्चे के अंदर जा रहे हैं,
तो उस बच्चे के अंदर बहुत अच्छी भी क्वालिटीज होंगी, बुरी भी हो सकती है ना। सिंस गैमीट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इट रिजल्ट इन अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, जो इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब दो अलग अलग कॉम्बिनेशन मतलब न्यू कॉम्बिनेशन होने की वजह से, दो अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के गैमीट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से हम इसमें ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट करता है इन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑल्सो। इट इन्वॉल्व्स डिविजन इन द सेक्स ऑर्गन दैट रिड्यूसेस द डीएनए मैटर टू हाफ सो दैट द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन हैज द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज अ पेरेंट, इट मेक्स द डीएनए इन अ स्पीशीज। बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि मेल और फीमेल यानी कि दोनों जो पेरेंट है, फादर और मदर, दोनों का जो डीएनए क्वांटिटी है उसको हाफ करके, रिड्यूस करके इनटू हाफ वो दिया जाता है ऑफस्प्रिंग को। और जब ऑफस्प्रिंग के पास दोनों का हाफ हाफ क्रोमोसोम आ गया तो वो हाफ और हाफ मिलाकर पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बन गया, जितना एक ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए। वेरी सिंपल। लिमिटेशंस क्या होते हैं? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो हो सकता है कुछ अनडिजायरेबल फीचर्स को भी लेकर आ जाए, तो ये भी एक डीमेरिट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एक बार देख लेते हैं। प्लांट्स में ये यूजुअली फ्लावरिंग प्लांट्स में ही हो रहा होता है। सो इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। पॉलिन ग्रेन्स जो है फ्लावर का, वो ट्रांसफर करता है स्टिग्मा पे, जो कार्पल का स्टिग्मा है, कार्पल, या इसका दूसरा नाम है पिस्टिल, ठीक है, ऑफ द सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन हो गया टू द कार्पल ऑफ अनदर फ्लावर। और ये ट्रांसफर जो है वो अचीव होते हैं बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट्स, अलग अलग तरह के एजेंट्स ये पॉलिनेशन कैरी आउट कराते हैं। अब कौन कौन से एजेंट है? विंड, वाटर, एनिमल्स एक्सेट्रा। विंड के थ्रू हो रही है तो उस पॉलिनेशन को हम एनीमोफिली बोलते हैं। वाटर के थ्रू हो रही है तो उसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। किसी इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे हम एंटमोफिली बोलते हैं, एंड सो ऑन। तो पॉलिनेशन के बाद पॉलिन ग्रेन्स रीच करते हैं एग सेल में, जहां पे पॉलिन ट्यूब क्रिएट होता है उसके थ्रू। फिर फर्टिलाइजेशन होता है पॉलिन ग्रेन और फीमेल एग सेल का, इट अकर्स इनसाइड द ओवरी। फिर एक जाइगोट का प्रोडक्शन होता है। जाइगोट डिवाइड करेगा बहुत बार टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। अब ओव्यूल डेवलप करेगा एक रफ कोट और वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ओवरी ग्रो करती है रैपिडली और वो पकने के बाद, राइप होने के बाद एक फ्रूट बन जाती है। और जब सीड कंटेन करता है फ्यूचर प्लांट या फिर एम्ब्रियो को, विच डेवलप इनटू अ सीडलिंग अंडर सूटेबल कंडीशन, और इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। वेरी इजी है ना। बस एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि आपको जो भी थोड़ा बहुत माइनर सा भी अगर डाउट होगा तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ जी, चलो। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, देखो दो जो मेल पार्ट होता है फ्लावर में और जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर में, उसमें से मेल पार्ट जो है उसे हम स्टेमेन्स बोलते हैं। अब स्टेमेन में भी दो पोर्शन होता है। स्टेमेन दो पोर्शन होता है, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। एंथर बियर करता है पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गैमीट्स, ठीक है। फिर फिलामेंट, एक सेकेंड, टू पार्ट्स, फिलामेंट, स्टॉक एंड एंथर, दैट इज सोलन टॉप पार्ट विच हैज लार्ज नंबर ऑफ पॉलन, ठीक है, चलो सही है। फिर कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कार्पल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कार्पल या पिस्टिल, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा सबसे टॉप का पार्ट जो रिसेप्टर होती है पॉलन ग्रेन की। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है स्टाइल, और तीसरा जो पार्ट है वो है ओवरी, ठीक। लॉन्ग पार्ट, मिडिल पार्ट और ओवरी विच इज द सोलन पार्ट, और कंटेन करता है ये ओव्यूल। ओवरी के अंदर है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर है एग सेल। चलिए, हैविंग बोथ स्टेमन एंड कार्पल, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड चाइना, तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और वो
क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज, और उनको क्या बोला जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोला जाता है। कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें या तो स्टेमेन प्रेजेंट होगा या तो कार्पेट प्रेजेंट होगा, एग्जाम्पल पपाया और वाटरमेलन। हो कैसे रहा है ये सारा चीज, देखो यहाँ पे मान लो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा स्टेमन का पोर्शन है, जिसमें से ये क्या है, एंथर है जो जो कंटेन कर रहा है बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स, और ये फिलामेंट है। फिर ये पिस्टिल है, ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, दिस वन, कलर चेंज कर देती हूं मैं, दिस वन, दिस पोर्शन इज द पिस्टिल, उसमें से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज रिसेप्टिकल, रिसेप्टर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन, ठीक है। फिर ये जो बीच वाला पोर्शन है ये स्टाइल है, जब यहाँ पे पॉलन ट्यूब जनरेट होता है तो स्टाइल के थ्रू ही पॉलन टेप कह रही हूँ, पॉलन ट्यूब जो है वो यहाँ से होते हुए इस माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू एंटर करता है इसके अंदर। ये पूरा पोर्शन ओवरी का है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है, और ओव्यूल के अंदर होते हैं एग सेल्स, ठीक। चलो पॉलिनेशन देखो किस तरह से हो रहा है, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, या तो सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा पे, या तो ऑफ द डिफरेंट। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट है उसमें तो बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, तो उसी प्लांट के अंदर जितने भी फ्लावर्स है वो आपस में अगर पॉलिनेशन कर रहे हैं तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा पे ऑफ अनदर फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और ये कुछ एजेंट्स के हेल्प से ही होता है, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, बर्ड्स, विंड एंड वाटर। इस डायग्राम से आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। और ये किस तरह से हो रहा है, इवेंट्स कौन कौन से, सबसे पहले पॉलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा पे, पॉलन ट्यूब जनरेट करेगी, ग्रो करेगी पॉलन ग्रेन से और ट्रैवल करेगी थ्रू द स्टाइल और रीच करेगी ओवरी थ्रू द माइक्रोपाइल। फिर पॉलन ट्यूब के पास 2 मेल जर्म्स होते हैं और हर एक ओव्यूल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक फीमेल जर्म सेल यानी कि एग सेल प्रेजेंट होती है। पॉलन ट्यूब रिलीज करेगा 2 मेल जर्म सेल को इनसाइड द ओव्यूल और एक फ्यूज करेगा फीमेल जर्म सेल के साथ टू फॉर्म अ जाइगोट व्हिच ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट दैट इज एम्ब्रियो, और उस फ्यूजन को हम बोलते हैं सिंगैमी, फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा मेल जर्म सेल है वो फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इसीलिए एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 2 तरह का फ्यूजन होता है जिसकी वजह से हम उसे डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। बहुत ही इजी है ना पूरा मैकेनिज्म। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस आते हैं ये देख लो। जाइगोट डिवाइड करता है बहुत बार और बना देता है एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल डेवलप करता है टफ कोटिंग और वो सीड में चेंज हो जाता है। फिर ओवरी ग्रो करता है रैपिडली और राइप होके पक के वो फ्रूट बन जाता है। पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल और स्टिग्मा ये श्रिव और फॉल ऑफ हो जाते हैं, ये डिजेनरेट हो जाते हैं। सीड और उसके पार्ट्स देख लो, वो क्या क्या कर रहा है, वो एम्ब्रियो को एक बेसिकली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके 2 पार्ट्स है, कॉटलिडन्स और एम्ब्रियो। कॉटलिडन्स स्टोर करते हैं फूड ताकि वो फ्यूचर प्लांट जो है, बेबी प्लांट जो है वो उसको कंज्यूम कर सके। और एम्ब्रियो के पास 2 पार्ट्स होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल डेवलप करता है इनटू शूट और रेडिकल डेवलप करता है इनटू रूट। The process of development of a seedling from the embryo under appropriate condition, इसी को हम germination बोलते हैं। यहां से इस डायग्राम से आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला चलते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। कैसे ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है। मेल पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट जिसे हम स्पर्म बोलते हैं। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करती है ओवा जिसे हम फीमेल गैमेट बोलते हैं। स्पर्म के पास टेल होते हैं इसीलिए वो मोटिलिटी शो कर सकता है, वो भाग सकता है, रन कर सकता है, और ये बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के अंदर। ओवम बहुत बड़ा सेल होता है, नॉन मोटाइल, और सिर्फ एक ओवरी प्रोड्यूस करती है एक ओवम को इन अ मंथ। देयर इज नो फूड स्टोर्ड इन द स्पर्म्स whereas ova contains stored food.
दोनों गैमीज जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर होते हैं और उनके पास क्रोमोसोम का हाफ नंबर होता है, दैट इज दे आर हैप्लॉइड, दे आर हैप्लॉइड। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं एक बार। A pair of testes will be present in male reproductive system। एक सिस्टम ऑफ डक्ट होगा, एपिडिडाइमिस होगा, वास डिफरेंस होगा, यूरेथ्रा होगा। कौन कौन से ग्लैंड्स होंगे? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड। एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा जिसे हम पीनिस बोलते हैं। अब कैसे ये सारी चीजें कंडक्ट हो रही हैं? एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होगा बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं, जो अब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाई कर रही होती है ताकि वो स्पर्म का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर सके। ठीक है, मेंटेन 1 to 3 डिग्री लेसर टेम्परेचर देन द बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फंक्शनल स्पर्म्स। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब या उसे ओविडक्ट भी बोला जाता है, यूट्रस, वजाइनल या बर्थ कैनाल। हर एक ओवरी जो है वो आमंड शेप की होती है, प्रेजेंट होती है इनसाइड अब्डोमिनल कैविटी। अब बर्थ के टाइम पे हर एक गर्ल चाइल्ड ऑलरेडी बहुत सारे इमेच्योर ओवा कंटेन कर चुकी होती है। एक ओवा स्टार्ट होता है मैच्योरिंग ओनली फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आफ्टर 12 और 13 years। ओनली वन ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ओवरी इन 1 month और ईच ओवरी रिलीज करती है ओवम इन ऑल्टरनेट मंथ। जैसे कि पहली ये ओवरी ने एक ओवा रिलीज कर दिया पहले मंथ में, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया और मेंस्ट्रुएशन के थ्रू वो बाहर आ गया। फिर दूसरे मंथ में ये वाली ओवरी प्रोड्यूस करेगी ओवा और ऐसे करके हर ऑल्टरनेट मंथ में हर एक ओवा एक एक ओवम प्रोड्यूस करती है। ये समझ में आ गया बच्चों? ये जो ओवा रिलीज करने का जो मेथड है इसी को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब कैसे हो रहा है फर्टिलाइजेशन? सीमेन डिस्चार्ज होगा इनटू द वजाइनल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। सीमेन ट्रैवल करेगा ऊपर की तरफ और रीच करेगा फैलोपियन ट्यूब में, जहां पर एक स्पर्म फ्यूज कर जाता है ओवम के साथ टू फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करता रहेगा और फिर वो नीचे की तरफ आके यूट्रस में एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देगा एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम थिक हो जाएगी ताकि वो एम्ब्रियो को पूरी तरीके से कैप्चर कर सके और वो एम्ब्रियो इधर उधर खिसके नहीं। The embryo get nutrition from the mother's blood which with the help of a special tissue called placenta। एक टिश्यू का एक नेटवर्क लाइक एसोसिएशन होता है which is the disc like structure embedded in the uterine wall। अब ये बहुत एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कंटेन करती है जिसे हम विलाई बोलते हैं on the embryo side, while on the mother side blood spaces surround the villi। अब विलाई प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया ताकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो और जो भी वेस्ट है वो पास आउट हो सके फ्रॉम द एम्ब्रियो टिश्यू टू द मदर थ्रू द प्लेसेंटा। अब जब एम्ब्रियो एक ह्यूमन के तरह रिसेंबल करना शुरू हो जाता है तो उसे हम फीटस बोलना शुरू कर देते हैं। फीटस कंटिन्यू करता है डेवलप करना इनसाइड द यूट्रस टू ऑलमोस्ट 9 months आफ्टर विच बेबी इज डिलीवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूटेराइन मसल और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन। ये आपका डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से मोरुला बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट और फिर एम्ब्रियो बन गया। चलिए फिर सेक्सुअल साइकिल देख लेते हैं जो फीमेल्स में होती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। प्यूबर्टी के बाद हर एक महीने एक एक एग जो है वो प्रोड्यूस होती चली जाएगी ऑल्टरनेटली फ्रॉम वन ओवरी आफ्टर अ पीरियड ऑफ 28 days। 28 days का साइकिल होता है ये। एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में एनकाउंटर करेगा अगर स्पर्म को तो वो एंटर करे मतलब थ्रू द वजाइनल ट्रैक्ट, तो फिर वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और फिर मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइज एग या जाइगोट जो है वो इम्प्लांट कर दिया जाएगा यूट्रस में इन द यूट्रस लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, विच लेटर फॉर्म्स एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेती है मदर के ब्लड से विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो वहां पे वो एक दिन तक ओवरी जो ओवा है वो वेट करने के बाद एग क्या करेगी, यूट्रस को प्रिपेयर करेगी फॉर एवरी मंथ टू रिसीव द एक सेकेंड
इफ लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ा ये सही लिखा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा है। अगर ओवा जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, ठीक है, ओवा तो फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा था ना स्पर्म का, कि स्पर्म आएगा उसको फर्टिलाइज करेगा, और इसी वजह से यूट्रस भी प्रिपेयर कर चुकी थी अपने आप को ताकि वो रिसीव करेगी एम्ब्रियो को, इम्प्लांटेशन करेगी, वो चीज नहीं हो पाई। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो एग मूव करता है डाउनवर्ड्स, और जो यूट्रस है उसकी जो लाइनिंग पूरी वैस्कुलर, पूरा ब्लड से वो अच्छा सा हरा भरा हो गया था, मतलब कि सारे ब्लड वेसल से वो थिक हो चुका था, वो सारे ब्लड वेसल्स को लेकर वो डीजेनरेट कर जाएगी और वो शेड कर जाएगी, ठीक है। तो दिस इट ब्रेक्स डाउन एंड कम्स थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, और इसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 5 days। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। यहाँ पे आप लोग देखो कि कैसे डे 1 में यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिक होती है, फॉलिकुलर फेज होता है, फिर जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है तो यहाँ पे फिर से यूट्रस की लाइनिंग थिक होनी शुरू हो जाती है। कौन कौन सा हार्मोन रिलीज हो चुका होता है, ये थोड़ा सा आपके लिए आई गेस हाई लेवल पे चला जाएगा, पर ठीक है, एक बार समझने के लिए देख सकते हो। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लेते हैं हम फटाफट से कि क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ जरूरी है, ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को अवॉइड कर सके, क्योंकि ये डिजीजेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस और कभी कभी फेटल भी हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके वजह से वो पर्टिकुलर इंसान फिर कभी रिप्रोड्यूस ना कर पाए। सो इट इज एन इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज, एसटीडीज, ये किसी भी बैक्टीरिया से हो सकता है जैसे सिफाइलिस, गोनोरिया, या वायरस से हो सकता है जैसे HIV, एड्स, वॉट्स एक्सेट्रा, या फिर द ट्रांसमिशन ऑफ दीज डिजीजेस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग बर्थ कंट्रोल मेजर, या फिर सच एज वेयरिंग कॉन्डम ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। अब बर्थ कंट्रोल मेजर्स में आप मैकेनिकल, केमिकल और सर्जिकल मेथड पढ़ोगे। मैकेनिकल मेथड में क्या है, यूज ऑफ कॉन्डम है, डायफ्राम्स है, या फिर किसी भी तरह का IUD को इंसर्ट करना हो गया, लूप्स को इंसर्ट करना हो गया, राइट, इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में, और ये कुछ सिक्रीशंस कॉज करता है जो प्रिवेंट करेगा इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो को। केमिकल मेथड्स जिसमें हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि स्पर्मिसाइड्स, एक तरह के क्रीम होते हैं जिसमें स्पर्म को किल करने के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दवाइयां, ठीक है, टैबलेट्स के फॉर्म में वो फीमेल्स लेती हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो जाता है। ओव्यूलेशन ही नहीं होगा बट डू नॉट स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। तो ओव्यूलेशन ही अगर नहीं होगा, एग रिलीज ही नहीं होगी, तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई सवाल ही नहीं होता। सर्जिकल मेथड वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो वास्ट डिफरेंस था उसको ही कट कर दिया जाएगा, तो स्पर्म जो है वो पहुंच ही नहीं पाएगी, है ना, पहुंच ही नहीं पाएगी, और वो इजैकुलेट ही नहीं कर पाएगी, तो फिर स्पर्म्स पहुंचेंगे ही नहीं फीमेल के पास, तो कोई किसी भी तरह का प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगा, बर्थ कंट्रोल हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। ट्यूबेक्टोमी जिसमें फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया जाता है, तो भले ही ओव्यूलेशन हो जाए पर वो एग्स जो है वो कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी भी उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर हम जिसे अबॉर्शन भी बोलते हैं, तो ये क्यों होता है, ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को एलिमिनेट किया जा सके। मान लो इम्प्लांटेशन हो भी गया, प्रेगनेंसी कॉज हो भी गई, तो भी अबॉर्शन के थ्रू उसे बाहर निकाला जा सकता है। और ये कभी कभी मिसयूज किया जाता है टू कैरी आउट फीमेल फीटिसाइड। अगर किसी को पता चल गया कि उसके वूम में उसका जो फीटस है वो फीमेल है, और वो फीमेल गर्ल चाइल्ड नहीं चाहती थी, ठीक है, फीमेल चाइल्ड नहीं चाहते थे वो पेरेंट्स उसके, तो दे कैन परफॉर्म दिस अबॉर्शन ऑल्सो। तो ये मिसयूज किया जाता है इस चीज का, ठीक है, टू किल द फीमेल फीटस। इट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट एंड इट डिस्टर्ब्स द मेल फीमेल रेशियो इन अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया है। आई होप आप लोगों को इस चीज से हेल्प मिली होगी, थोड़ी बहुत क्या, अच्छी खासी हेल्प मिली होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के अंदर मैं आप लोगों को पूरा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का चैप्टर रिवाइज करवा चुकी हूँ। अब लाइव में मिलेंगे और लाइव में ढेर सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और आपको जहां पर भी
कहीं पे भी दिक्कत होगा किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर सेशन अच्छा लगा देन प्लीज गिव अ लाइक ऑन दिस सेशन और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर आप नए बच्चे हो हमारे देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर सके एट फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों एंड